नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। कांग्रेस आपको दिल्ली हाई कोर्ट का बड़े आदेश जारी किया है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े पोस्ट हटा दिए गए। ये बड़ा अपडेट, बिना सबूत के ऐसे आरोप गलत है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट हटाए जाए। हाईकोर्ट का यह आदेश, दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़ी सभी पोस्ट हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस आपको दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश दिया गया है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा आदेश जारी किया है। कांग्रेस और आपको कि सभी पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से हटाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस और आपको दे दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां कांग्रेस और आपको हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का लगातार नाम इस हत्याकांड से जुड़ रहा है और इस बीच हाईकोर्ट की ओर से बड़ा यहाँ पर आदेश जारी किया गया है कि 24 घंटे के अंदर उनसे जुड़े सभी पोस्ट हटाए जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी स्टेडियम देहरादून में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने अलग अलग जिलों के कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने माल्टा मिशन की घोषणा की, जिससे कि उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन बढ़ेगा। यह पहाड़ी किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय पहचान देने में मदद करेगा। बता दें, अंकिता भंडारी प्रकरण पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने पेपर लीक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच स्वीकार कर ली गई थी। मंत्री ने भरोसा जताया है कि यदि उत्तराखंड की जनता की भावना सीबीआई जांच की है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस भावना को जरूर सम्मान करेंगे। पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी और हम सब की भी बेटी और बहन थी। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसके जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की गठन ने अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए दोषियों को सज़ा दिलवाने में मदद करी। आज जो है कुछ नए तथ्य सामने लाए गए हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से और एक जनता की एक भावना है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखा है, हमेशा जनता को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ के और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। अहम सवाल देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन और सदस्यता अभियान दोबारा शुरू होने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पौड़ी जिले के 3 ब्लॉक प्रमुखों समेत 6 बीटीसी, देहरादून महानगर के 2 सभासद बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही ऋषिकेश और रुड़की से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने आगे जानकारी दी कि आदर्श आचार संहिता लगने तक ये संगठन अभियान लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी मेंबरों ने आज भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद है, एक पूनम कुंडीर जी और देवकी नोटियाल जी, इन्होंने संस्था ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर संस्था ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक
लगातार पार्टी का सत्ता अभियान जारी रहेगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष जी, लगता है ये बीते 9 दिनों से गायब चल रही उर्मिला सनावर देर रात देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही उर्मिला सनावर को साथ लाने वाले स्वामी दर्शन भारती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उर्मिला सभी जांचों में पुलिस का सहयोग करेगी। साथ ही इस पूरे हंगामे का असल कारण स्वामी दर्शन भारती ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ठहराया है। अब ये सवाल को देखिए, कुछ सवाल पत्रकारों के विरुद्ध हैं, उनको कहां से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेना, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनाई है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतर्राष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तो इनकी आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया। हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट करना, तो जो नाम लिखा आ रहा है क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, पर जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की इसको बात। अच्छा, बातचीत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर, और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती, वो रोती है। ये हमारे पास वो कहती है मेरा भाई है दूसरे, तो मैं कैसे बोल दूं? लेकिन आज तो खुलकर बोल रही है, गट्टू गट्टू गट्टू। फिर अब तो यह है कि इसका मुंह खुल गया जब वो सब जगह गई। ये हमने कह रही है, जो वो कह रही है वो जो कह रही वही हम भी बोल रहे हैं। उसने कहा मैं दुष्यंत गौतम जी के पास भी गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं प्रदेश जी के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कैसी मदद चाहती थी आप दिल्ली से? उस टाइम की मदद थी उसकी गवर्नमेंट डकैती पड़ी थी और सुरेश राठौर का प्रकरण था, वो उसमें मदद चाहती थी। ये ऑडियो तो 9 नवंबर की डेट है, उस पे ऑडियो पे डेट है, ये तो 9 नवंबर की डेट है। चीला भी लेके गया सुरेश राठौर को, तो वो देखो वो चीला किस दिन ले गया। अब यार एक करवा चौथ कब था, सारी जोड़ी है ना उसमें कड़ी। मतलब एक अंकिता की बलि पहले हो चुकी है, फिर एक की बलि की हर तैयारी थी, विश्वास करना आप। तो मैं नहीं करता भरोसा। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीते दिन सीएम धामी की ओर से अंकिता भंडारी मामले पर पक्ष रखा, जिस पर कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता में आए थे वो सवाल अनउत्तरित रह गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि धामी सरकार से हमारे जो प्रश्न कल थे वही आज भी हैं। हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के जवाब में, पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही असहज था। मैंने कई बार लोक सेवकों के माध्यम से सरकार के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर उन्हीं संबंधित लोक सेवकों को, जिसमें पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या एसआईटी ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की है?
मसूरी में कड़ाके की ठंड के बीच नगर पालिका ने मानवीय पहल की है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्थानीय सफाई कर्मचारियों को गर्म कंबल वितरित किए। संविदा कर्मचारियों को भी जल्द कंबल देने की घोषणा की है। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। इसी के साथ लकड़ी चोरी पर चिंता जताई है। साथ ही जनता से सहयोग की अपील की है ताकि हर जरूरतमंद को ठंड से राहत मिल सके। पालिका हर 4 साल में, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि पिछला जो नियम है उसके तहत यहाँ पे कर्मचारियों को कंबल वितरित किए जाते हैं, 4th क्लास कर्मचारियों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मसूरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ ही रहा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो कर्मचारी है वो सर्दी में इधर उधर पूरे सड़कों में काम करते हैं, गली मसूरी के हर गली में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा एक इनिशिएटिव था पालिका की तरफ से, जो आज कंबल के रूप में वितरित किया गया है कर्मचारियों को। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे दिखी कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं को ये कंबल वितरित किए जाते थे, लेकिन जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं पालिका के, उनको ये कंबल वितरित नहीं किए जाते हैं। तो मैं अपने सभासदों के सामने भी ये बात रखूँगी और आगे के बोर्ड में ये हम प्रस्ताव लेके आएंगे कि जो हमारे संविदा के जो कर्मचारी है उनके लिए भी कंबलों की व्यवस्था होनी। हल्द्वानी में काठगोदाम और वनभलपुरा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 275 ग्राम स्मैक और 26 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहीं जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 85 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजी साहब और आईजी मैम की तरफ से लगातार हम लोगों को निर्देश मिलते रहते हैं कि नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोगों को करनी है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हमें मिली है, जिसके आधार पर हम लोगों ने थाना काठगोदाम क्षेत्र में हमें 275 ग्राम स्मैक हम लोगों ने बरामद की है एक अभियुक्त से, और जिसकी की अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी ये पिथौरागढ़ जनपद से एक नशे के ही मैटर में जेल जा चुका है पहले, और हम इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से नशे की खेप को ला रहा था और कहाँ इसको सेल कर रहा था। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें थाना काठगोदाम की टीम को प्रोत्साहन के लिए एसएसपी सर के द्वारा 2500 रुपये का नगद इनाम भी इसमें दिया गया है। दूसरी सफलता थाना बनफूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों को मिली है, जहां पर नशीले इंजेक्शन के साथ एक अभिषेक नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि मुखानी थाने का रहने वाला है। और ये नशे की खेप लोकली प्रोक्योर की गई थी और इसको यहीं लोकली मार्केट में बेचने का ये इरादा रखता था। और हमने इनमें से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसके बेस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने अपनी कुशलता और समर्पण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था, जहां संगम नोज जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में टीम ने ड्यूटी निभाई। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार, लापता श्रद्धालु की खोज और अन्य समन्वित राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि एसडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया। हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी और वहाँ पर तो वहाँ पे हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो बिल्कुल खास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहाँ पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निर्वहन किया गया था। रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम, विजिलेंस और पीएसी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। बेलड़ा, घोड़ेवाला, भोरी, डेरा
मर्गपुर और भडेड़ी गांवों में छापेमारी कर लगभग 160 मामले पकड़े गए हैं। कई लोग अवैध कनेक्शन और गीजर के जरिए बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार किए गए, तो वहीं दोषियों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी हुई है। 160 लगभग हम लोगों ने विद्युत चोरी पकड़ी है। इसमें हमने सुबह 5:30 बजे कार्रवाई करके इनके करीब 5 गाँव को चेक किया है। फिलहाल अभी चल रही कार्रवाई, आगे कार्रवाई जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, विद्युत चोरी की लॉसेस कहीं काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो लगातार हम कर रहे हैं, इसको करते रहेंगे। ऐसा है कि आज हमारे मुख्यालय स्तर से विजिलेंस की टीम आई थी, जिसमें 88 बनता हमारे विजिलेंस श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हमारे हेडक्वार्टर से पूरी टीम आई, जिसमें इंस्पेक्टर विजिलेंस भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से पुलिस प्रशासन हमें बहुत सहायता प्राप्त हुई। 2 पीएससी की टीम, महिला बल और पुलिस बल भी मिले। उनके साथ हमने अपनी एक टीम बनाई लोकल स्तर पे, जिसमें कि मेरे वितरण खंड के नगरीय के 3 उपखंड अधिकारी, इसके अश्विनी कुमार, आकाश, अनीता सैनी तथा उपखंड अधिकारी लंढोरा गुलशन मुरारी, उपखंड अधिकारी पुहाना अंजीव राणा, और उनके साथ सभी और अभियंताओं की अलग अलग एक टीम 7 टीमें बनाई गई। और हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कुछ गाँव में लगातार विद्युत चोरी की शिकायतें चल रही थी, और जब भी हम कोशिश करते थे तो हमारे पहुंचने के पहले कहीं न कहीं ऐसा होता था कि वो तार निकाल लिया करने में प्रयास हो जाया करते थे और हम पकड़ नहीं पाते थे। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी मामले पर कांग्रेस और अन्य दलों पर आरोप लगाया कि वो बिना तथ्यों के प्रदेश का वातावरण दूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दुष्यंत गौतम को राहत दी है, लेकिन अपराधी आज भी सजा भुगत रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार भावनात्मक रूप से परिवार के साथ है और एसआईटी जांच कर रही है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिकों द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। ऐसे में एक पूरे प्रदेश के वातावरण को तथ्यहीन बातों को लेकर प्रदूषित करने का काम जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने किया है, आज उनके ऊपर एक बड़ा तमाचा है। धीरे धीरे एसआईटी और जांच कर रही है और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब किया जाएगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। जिम्मेदारी सौंपी है छात्र संघ के सतीश चंद्र भट्ट को, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाही को किसान मोर्चा कुमाऊं मंडल सह संयोजक और रामू भारती को अनुसूचित जाति प्रदेश मंत्री बनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने रैली और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का संकल्प लिया। प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए हैं उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीज़ें हो गई हैं, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है। भविष्य में कोई भी किसानों की कोई समस्याएं आती हैं, जो भी आती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और सरकार तक पहुँचाना और उस काम को कराना किसान हित में किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का सपना है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत आगे बढ़ाना है ताकि देश बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहाँ तक बात रह गई, हम पूरे खटीमा वासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज़ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस लाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।